अब इसमें है कि वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचलनाय भूयो भूयः प्रेरयति। एक वृद्ध पिता स्वपुत्रान खोजेंगे, बालकान किधर है? तो बालकान है द्वितीया विभक्ति बहुवचन में। बाल द्वितीया विभक्ति है कर्मकारक, कर्मकारक का चिन्ह है को। तो यहाँ पर स्व मतलब जाने थे अपना, और पुत्रान का मतलब पुत्रों को। कृषि कर्मणा कृषि कार्य, संचलनाय संचालन के लिए, भूयो भूयः, भूयो भूयः का मतलब होता है बार बार। भूयो भूयः मतलब बार बार, इसका मतलब बार बार। प्रेरयति प्रेरित करता है। किंतु मतलब लेकिन, सर्वेपि अलसाः पुत्रा न श्रीवन्ति, लेकिन कोई आलसी पुत्र उसका ये बात नहीं सुनता था कि कृषि का कार्य करें। एकदा स वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्तः शय्यासीनो जातः। एक दिन स, यहाँ सह होना चाहिए था, लेकिन संधि के कारण से विसर्ग का लोप हो गया, तो हो गया स। एक दिन वह बढ़े हुए रोग के कारण से, रोग से, बालकेन के अकॉर्डिंग रोगेन, रोग से ग्रस्त, शय्यासीनो, शैया कहते हैं बेड को, शय्यासीनो जाता अर्थात बेड पकड़ लिए रोग के कारण से। वह, सह मतलब वह, कलहायमानेषु पुत्रेषु संघबद्धतया महत्वं बोधनाय उपायं चिंतयत। और वह चारों पुत्र आपस में यह कृषि कार्य के लिए जो लड़ाई कर रहा था कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इस कलह को, इस झगड़ा को शांत करने के लिए अपने पुत्रों में, बालकेशु के अकॉर्डिंग पुत्रेशु, बालकेशु का मतलब लड़कों में, तो पुत्रेशु का मतलब पुत्रों में, संघबद्धतया संघ में रहने के लिए, मिलजुल कर रहने के महत्व को, बोधनाय बोधन कराने के लिए, उपायम चिंतयत उपाय की चिंता कर रहा था। सर्वानपि पुत्रान आहूय, सर्वानपि, सर्व है मतलब सभी, अपि मतलब भी, सभी पुत्रों को, आहूय मतलब बुलाकर, सह वह, एकस्मय एक दिन, सुबद्धं दंड चतुष्टयं दत्वा, बंधे हुए, दंड मतलब लाठी कह सकते हैं, डंडा कह सकते हैं, वह चार डंडा को बांध करके, दत्वा मतलब देकर, अबदत बोले, त्वमेनं भंजय, तुम इसको तोड़ो। स्व कथमपि भक्तुं ना शक्नोत, लेकिन वह कोई भी तोड़ने में सामर्थ नहीं था, तोड़ने में सामर्थवान नहीं था, तोड़ नहीं पाया। तदा अपरः पुत्रः तदेव आदिष्ट, इसी तरह से बार बार सभी पुत्रों को देता जा रहा था तोड़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं तोड़ पा रहा था। सोपि तद दंड चतुष्टयं भक्तुं सामर्थो न जाता, वह भी यह दंड, चारों दंड जो था उसको तोड़ने में सामर्थ्यवान नहीं था। यमेव दशा अपर द्वयोः पुत्रयोः अपि अभवन, यही यही दशा और वह दोनों पुत्रों के साथ भी हुआ। तदा वृद्ध पिता, तब वह वृद्ध पिता, सुबंधं दंड चतुष्टयं निर्बंध्य, तब वह वृद्ध पिता, वह बंधे हुए चारों डंडे को, निर्बध्य, निर है उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ ही है अर्थ में बदलना, तो बंध्य मतलब बंधा हुआ, निर्बंध हो गया उसको खोलकर, बिना बंधे हुए, एक एकं दंडं पुत्रेभ्यः दत्तवान, एक एक दंड पुत्रों को दिया। तंग दंडं चोटयुतुं स्व सर्वानपि आदिष्ट, आदिष्टवान, और वो कहा कि इन चारों को जो एक एक दिया उसको कहा तोड़ने के लिए। तो सर्वे पुत्रा स्व स्व हस्त स्थितं दंडनं भक्तुं सामर्थ्या अभवन, सभी पुत्र स्व स्व अपने अपने हस्त स्थितं हाथ में रखे, दंडंग दंड को, भक्तुं समर्था अभवन तोड़ने में सामर्थ्यवान था। तदा पिता कथितवान, तब पिता बोले, यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत, यदि तुम लोग, यूयम मतलब तुम लोग, तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, यदि तुम लोग
पृथक पृथक अलग अलग तिष्ठत था, तदा काश्चित् शत्रु युष्मान एकैकान विनाश यस्यति। तब तुम लोगों को अलग अलग अगर रहेगा तो तुमको शत्रु एक एक करके विनाश कर देगा। यदि यूयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत, यदि तुम लोग सभी मिलकर एकत्रित, सुबद्धा मतलब वही बंधे हुए रहोगे उस चारों दंड के तरह, तदा तब कोई भी ब्रह्म जन युष्मान विनाशितुं समर्थः न भविष्यति, तब कोई भी तुमको विनाश करने में समर्थवान नहीं होगा। तस्माद् दिवसात् सर्वेपि चत्वारः पुत्राः स्व स्व विचारान् त्यक्त्वा, तब दिवसात उसी दिन से सर्वेपि सभी चत्वारः पुत्रा चारों पुत्र स्व स्व विचारान अपने अपने विचारों को त्यक्त्वा त्याग कर परस्परं आपस में मिलित्वा मिलकर गृहे वसन घर में रहने लगा। पितरं च सेवायाम स्वस्थम और कुर्बन, और पिता की सेवा करके दवाई दारू करके उनको स्वस्थ किया। अब इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वह अपने लोग देखते हैं। यह इसमें है क्वेश्चन कि आवाहनं कृत्वा, आवाहनं, सॉरी बैक में फिर से आ जा रहा है ये, कैसे? आवाहनं कृत्वा, यह कृत्वा जो है यह देखिए यह है कत्वा प्रत्यय, आधा क आधा त व संयुक्त आकार, कत्वा के लास्ट में बचता है त्वा, और यह होता है कर के अर्थ में, कर के अर्थ में, जैसे खाकर, पढ़कर, जाकर, दौड़कर, हंसकर, यह कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। आवाहन कृत्वा मतलब हुआ आवाहन करके, मतलब बुला करके। अब इस बुला करके लिए इस गद्यांश में अपने लोगों को खोजना है कि यह आवाहन कृत्वा का अर्थ हुआ बुला करके, तो बुला करके के लिए संस्कृत में और दूसरा पद कौन सा प्रयोग किया गया है? तो अपने लोगों ने इसमें देखा था, अब यहाँ देखे थे कि सर्वान पुत्रान आहूय, सभी पुत्रों को बुलाकर, सर्वान पुत्रान आहूय, आहूय का मतलब हुआ बुलाकर। तो अब इसका ओरिजिनल सही अर्थ, अब इसका आंसर क्या होगा? आहूय। आहूय का मतलब क्या हुआ? आवाहन करके, बुला करके। तो अब देखिए यहाँ पर जो कत्वा प्रत्यय दिया हुआ है, तो इस प्रत्यय के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक यह हो नहीं पाएगा। तब वैसे जब अनुच्छेद का अर्थ नहीं पता रहता है या नहीं समझ पाते हैं, तब होता क्या है, तो अब खोजने लगेंगे कि आवाहन कृत्वा है किधर लिखा हुआ, इसमें है तो नहीं कहीं। अब इसको देखना होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, तब इसका अर्थ कहाँ पर बन रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग क्या इस गद्यांश में उस कौन सा पद का प्रयोग किया गया है वही चीज पूछ रहा है। तो आहूय का मतलब क्या हो गया? आवाहन करके। एक बार इसको मिटा, अब एक तो कत्वा प्रत्यय के बारे में बताया कि कत्वा के लास्ट में होता है त्वा, और यह होता है कर के अर्थ में। दूसरा प्रत्यय जो है वह है लियप प्रत्यय। लियप प्रत्यय का भी अर्थ होता है कर के अर्थ में। लियप, लियप प्रत्यय के लास्ट में होता है य, या नहीं तो त्य भी कह सकते हैं। यह भी होता है करके
अर्थ में। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है वह समझिए। यह उपसर्ग अपने लोगों ने पढ़ा है। उपसर्ग में यह ध्यान रखेंगे कि यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हुआ हो, प्रपरा अपसम अनु अब निस्निर में कोई भी 22 उपसर्ग में से कोई भी उपसर्ग यदि धातु से पहले लगा हुआ है तो कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय के बदले लियप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यह दोनों प्रत्यय है कर के अर्थ में। यदि धातु में उपसर्ग धातु से पहले नहीं लगा हुआ है तो लियप प्रत्यय नहीं लगेगा, वहां कत्वा प्रत्यय लगेगा। यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में कत्वा प्रत्यय लगा करके नहीं बनाएंगे। जैसे गच्छति का मतलब हुआ जाता है, ऐसा रहेगा कि हम लोग हैं तो अहम गत्वा पठामी, मैं जाकर पढ़ता हूँ। यही रहेगा कि मैं आकर पढ़ता हूँ, तो आ में तो आगे से आ लगेगा उपसर्ग, तो वहां पर ऐसा नहीं लिख देंगे कि अहम आगत्वा पठामी, ऐसा आगत्वा नहीं होगा, वहां होगा आगत्य, वहां लगेगा लियप प्रत्यय। कहने का मतलब कि यदि धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां कत्वा प्रत्यय के बदले लियप प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक हुआ यह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु पदेषु, अधोलिखित अधो मतलब नीचे, अधोलिखितेषु पदेषु नीचे लिखे हुए पदों में तुमुन प्रत्यय तुमुन प्रत्यय प्रत्ययांत पदं चिनुत, प्रत्यय अंत पदं चिनुत। प्रत्ययांत का मतलब हो गया प्रत्यय से जो अंत हुआ हो, प्रत्ययांत, यहाँ दीर्घ संधि है, प्रत्यय प्लस अंत, प्रत्ययांत पदं चिनुत। मतलब कि इस चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय का मतलब समझिए कि यह तुमुन प्रत्यय के लास्ट में होता है तुम, और यह होता है के लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो अहम सॉरी वयम पठितुम आगच्छामः, हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो यह तुमुन प्रत्यय के लास्ट में तुम बचेगा और वह होगा के लिए अर्थ में। इसका अर्थ इसलिए भी जान लीजिए कि इसके अर्थ को समझने में यह सब आसानी होगा। मैं पद्यांश इसलिए आज थोड़ा सा दिखा रहा हूं, यही वाला जो आसान सा था, तो इसलिए दिखा रहा हूं कि ग्रामर से देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कैसे रहता है, उसको क्लियर कैसे करना है। तो तुमुन प्रत्यय के लास्ट में तुम रहता है तो अपने लोगों को कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर अर्थ अर्थ कुछ पूछता नहीं है, तो सिर्फ प्रत्यय के अंत में अपने लोग जानते हैं कि तुम है, उसका आंसर कर देंगे भक्तुम, हो गया। अब अगला है कि अधोलिखितेषु पदेषु कत्वा प्रत्ययांत पदं चिनुत। कत्वा प्रत्यय किस पद के अंत में है, यह तो हमने अभी तुरंत इससे पहले वाला में बताया है, तो क्या होगा सी। गुड गुड, क्योंकि लास्ट में क्या है, त्वा है, तो यह होगा सी नंबर, लास्ट में है त्वा। तो कत्वा के लास्ट में अपने लोगों ने पढ़ा था कि कत्वा के लास्ट में त्वा रहता है और वह कर के अर्थ में होता है, तो यह हो गया त्वा। अब देखिए कि शब्द रूप का कितना आगे है, वही बालक शब्द रूप के अकॉर्डिंग आएगा। अगला आगे है कि पुत्रेभ्यः इति पदे अनुच्छेदानुसारेण, अनुच्छेद अनुसारेण, अनुच्छेद के अनुसार से का विभक्ति, कौन विभक्ति है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। पुत्रेभ्यः इति पदे अनुच्छेद अनुसारेण का विभक्ति,
अनुच्छेद के अनुसार इस पद में कौन सी विभक्ति है। अनुच्छेद के अनुसार अगर नहीं भी करेंगे तब पर भी पुत्रेभ्यः में कौन सा विभक्ति होगा। एक का दो का आंसर आ रहा है। बालक शब्द रूप को देखिए या तब बोलिए, तब आंसर कीजिए। जिस जो भी सी आंसर कर रहे हैं वह गलत है। यहाँ सी में होगा पुत्रः पुत्रो पुत्राः पुत्रम पुत्रो पुत्रान पुत्रेन पुत्राभ्याम पुत्रैः। तो सी में हो जाएगा पुत्रैः। सी जो ऑप्शन कर रहे हैं तृतीया, तो तृतीया में होगा पुत्रैः, न कि पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः। या चतुर्थी में है होगा बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः के अकॉर्डिंग पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः। तो यह बालक शब्द रूप भी याद कर लीजिए। सिर्फ अभी दिखा रहे हैं यह कि इसी तरह से बनेगा। और अरे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसमें कि अगला पद ही है। अब अगला अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया है कि सुबद्धं दंड चतुष्टयं, बंधे हुए चारों दंड को कथं कृत्वा क्या करके एकैकं दंडं पिता पुत्रेभ्यः अयच्छन्। क्या करके दिया था। बंधे हुए चारों दंड को क्या करके एकैकं एक एक दंड पिता पुत्रेभ्यः पुत्रों को अयच्छत् दिए थे। निर्वध्य, बिना बांध करके, मतलब खोल करके। यह निर जो है उपसर्ग है। तब ये अनुच्छेद में भी बताए कि निर उपसर्ग है, यह खोल करके एक एक को दिए थे। तो इसी तरह से ग्रामर के अनुच्छेद में से ही रहता है लिया हुआ पद, और उसमें ग्रामर का टॉपिक पूछ देता है। तो इसीलिए ग्रामर की टॉपिक को कुछ जानना जरूरी भी है। अब पुनः फिर से अपने लोग, यह सिर्फ दिखाए थे अनुच्छेद, तो बाद में अपने लोग पढ़ेंगे। क्या है 125। अच्छा, यह है सुबद्धं सुबद्धं बंधे हुए दंड चतुष्टयं, चारों दंडों को कथं कृत्वा क्या करके एक एकं दंडं एक एक दंड को पिता पुत्रेभ्यः पिता पुत्रों को अयच्छत् दिए। क्या करके दिए थे। तो चारों बांध, तो पहले दिए जो थे तो पहले तो बांध करके दिए थे। अब बाद में जब वह नहीं तोड़ पाया चारों बंधे हुए चारों दंड को, चारों पुत्र, तो खोल करके एक एक को दिए तो वह आसानी से तोड़ दिया था। वह यह समझा रहे थे कि अगर बंधे हुए रहोगे, संयुक्त रहोगे, मिल करके रहोगे, तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि परिवार में एक दूसरे की हाथ पकड़ के चलिए तो कभी भी दुनिया में किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। या मिलजुल करके आगे बढ़ते रहेंगे। हो गया। तो सिर्फ यह इसमें यह दिखा रहे थे गद्यांश में कि क्वेश्चन अपने लोगों से पूछा कैसे जाता है। तो देखे अपने लोग कि बालक शब्द रूप का भी आधार लेकर के कर रहे थे। उसी तरह से कोई भी अगर रहे क्वेश्चन रहे गद्यांश रहेगा तो उसका बालक शब्द रूप के अकॉर्डिंग और हल्का सा जानकारी व्याकरण की भी होनी चाहिए। तो आसानी से अपने लोग लगभग 20 प्लस 25 प्लस स्कोरिंग कर सकते हैं इसमें। अब 25 प्लस यदि हो गया तो हो ही गया। तो पुनः फिर से ग्रामर टॉपिक पे आए। थोड़ा सा ग्रामर को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जहां थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे थे अपने लोग ग्रामर टॉपिक में। कौन सा टॉपिक था। संधि। गुड, ठीक है। तो संधि में शायद हमको जहां तक याद है
कि दीर्घ और गुण शायद हो गया था, दीर्घ और गुण हो गया था। ठीक। संधि। थोड़ा ग्रामर की टॉपिक को तेजी तेजी कर लेते हैं, उसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस अपने लोगों को गद्यांश पर ही करना है। यह आसान सा गद्यांश था। कोई कोई गद्यांश तो ऐसा भी होता है कि 110% अर्थ हम भी नहीं कर पाते हैं, इतना रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉर्म सर फिलअप हो गई है सीटेट के लिए, हो रही है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पेपर में आप संस्कृत नहीं रखिएगा, सेकंड पेपर में रखिएगा। काहे तो फर्स्ट पेपर में यदि संस्कृत रखिएगा तो गद्यांश के बदले पद्यांश से दुगो रहता है। वो पद्यांश और गद्यांश जो रहता है तो या गद्यांश या पद्यांश रहता है, तो फर्स्ट पेपर वाला जो गद्यांश या पद्यांश रहता है बहुत टफ रहता है। काहे तो हम भी दिए थे तो देखे थे उसको, सेकंड पेपर का थोड़ा आसान रहता है। संधि में दीर्घ और गुण हो गया था। यन के बारे में अपने लोग जानेंगे। यन संधि, यन संधि में क्या है यह देखिए। यन संधि में है कि हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी के बाद में यदि कोई दूसरा स्वर वर्ण रहता है तो हर्षई का हो जाएगा य, हर्षऊ का हो जाता है व, री का हो जाता है र और लिरी का हो जाता है ल। कब? जब हर्षई, हर्षऊ, री या लरी के बाद में दूसरा स्वर वर्ण है। कहने का मतलब कि अब इसको ऐसे समझिए कि हर्षई के बाद स्वर वर्ण है कितने टोटल? हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। तो एक तो हो ही गया हर्षई, एक ही नहीं इसको दो कहिए। दीर्घ के अकॉर्डिंग अपने लोग हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई को पढ़ लिया है। तो हर्षई दीर्घई को छोड़ करके प्लस के बाद और रहेगा या आ रहेगा या हर्षऊ रहेगा या दीर्घऊ रहेगा। ए, ऐ, ओ, औ, री, दीर्घ री या लिरी में से कोई एक वर्ण रहेगा तो यह हर्षई के स्थान पर क्या बनेगा? य। ये दोनों मिलके नहीं है। इससे पहले अपने लोग दीर्घ संधि और गुण संधि में पढ़ रहे थे कि दोनों मिलकर बनता है, और अ के मिलकर के तब आ बनता है, या अ या हर्षई के मेल से दोनों मिलकर के ए बनता है, ऐसा गुण संधि में पढ़े थे। लेकिन यहाँ दोनों मिलकर के नहीं बनता है, हर्षई के स्थान पर य होता है। जैसे उदाहरण में यह आता भी होगा, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, इसको ऐसे लिखते भी हैं। यद्यपि यह द्वय संयुक्त है। य द हर्षी कार में से हर्षई को निकाल लिए तो क्या बच गया? य द, और द में हलंत लग गया, और हर्षई के बाद यहाँ अ है, हर्षई के बाद यहाँ अ रहेगा, या इतना में से कोई भी वर्ण रहेगा तो हर्षई का क्या हो जाना है? य। और अ का कोई मात्रा नहीं होता इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। अब पहर्षी कार बच गया तो पहर्षी कार लिख देंगे, हो गया यद्यपि। इसी तरह से हर्षऊ वाला में सु प्लस आगतम बराबर होगा स्वागतम, तो वह भी अनुसंधि होगा। तीसरा है री, पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, यह होगा। और लरी वाला में सिर्फ एक ही उदाहरण ही बनता है, लरी प्लस आकृति बराबर लाकृति। आवाज जा रही है?
यह क्या है नीचे में सर? हाँ, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यह वही है कि स्व, स्व, स्वर वर्ण जो है, ऐसे समझिए, जो नहीं समझे हैं वह ऐसे समझिए कि स्वर वर्ण जो है हर्षई हर्षऊ री और लरी, यह भी स्वर वर्ण है ना। तो हर पहले एक गो स्वर वर्ण लीजिए, पहले हर्षई स्वर वर्ण है। हर्षई स्वर वर्ण के बाद हर्षई और दीर्घई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण के साथ में यदि उसका योग होता है तो हर्षई का य हो जाता है। हर्षऊ स्वर वर्ण प्लस से पहले रहेगा और प्लस के बाद दूसरा हर्षऊ और दीर्घऊ को छोड़कर और कोई दूसरा स्वर वर्ण रहता है तो हर्षऊ का वह हो जाता है। जैसे अब इसको हर्षऊ वाला में आपको दिखाते हैं कि स्वागतम जो अभी कहे कि सु प्लस आगतम अगर होगा तो कैसे होगा? सु में से यहाँ या हर्षऊ कार कहिए या हर्षऊ कहिए, बात बराबर है। प्लस से पहले अपने लोगों को हर्षऊ मिल गया। हर्षऊ के बाद यदि यहाँ कोई दूसरा स्वर वर्ण 13 स्वर वर्ण में से और कोई दूसरा स्वर वर्ण अगर रहता है तो हर्षऊ का व हो जाता है। तो हर्षऊ के बाद में यहाँ पर है क्या? आ। तो हर्षऊ का क्या हो जाना है? व। तो स्व हर्षुकार में से यदि हर्षऊ को निकाल लेते हैं तो स्व हलंत होगा या आधा स्व होगा? स्व हलंत मतलब आधा स्व। उसके बाद हर्षऊ के बाद जो यहाँ आ है तो हर्षऊ का क्या हो जाना है? वो। तो हो गया। अब इस यन संधि के रूल के अकॉर्डिंग अब सु को अपने लोग स्व लिख सकते हैं और आ का मात्रा होता है आकार। बच गया आगे में गौ तो म, गतम तो बन गया स्वागतम। अब कोई दिक्कत? ठीक। तो यन संधि यही है। बस स्वर संधि में अपने लोगों ने जाना था कि 13 या 11 स्वर वर्ण है, बस इसी में से एक दूसरे के साथ योग होते रहेगा। और यन संधि अगर नहीं समझे हैं तो फिर आयाति संधि में समस्याएं आएगी। प्रॉब्लम यन संधि में नहीं होनी चाहिए। फिर से समझिए, एक बार फिर से कहते हैं कि हर्षई हर्षऊ री और लरी यह स्वर वर्ण है। यह स्वर वर्ण के बाद 13 जो स्वर वर्ण है यह हर्षई स्वर वर्ण एक हट गया और हर्षई दीर्घई भी ले लेंगे, इसलिए कि अपने लोग दीर्घ संधि में हर्षई और हर्षई के मेल से दीर्घई दीर्घई बनता है, तो इसीलिए दीर्घई भी ले लेंगे। काहे तो वह सजातीय है। विजातीय स्वर वर्ण अगर रहेगा, दूसरा स्वर वर्ण रहेगा, डिफरेंट स्वर वर्ण रहेगा, तो यह रूल पर काम करेगा। तो हर्षई के बाद में दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो हर्षई का य बनेगा। हर्षऊ के बाद दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो उसका हर्षऊ का व बनेगा। री के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो र बनेगा। लरी के बाद में स्वर दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो उसका ल बनेगा। जिसका लरी वाला तो नहीं है के बराबर रखिए, इसलिए कि उसका एक एक उदाहरण बनता है लरी प्लस आकृति बराबर लाकृति। अब उसके बाद हो गया और यन वृद्धि। वृद्धि बताए थे? वृद्धि नहीं बताए थे, वृद्धि छूट गया था बीच में। वृद्धि ये पहले बताना था। वृद्धि संधि में मेल है कि यदि अ या आ के बाद में, यह सबसे आसान है, ए या ऐ रहता है तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद में ओ या औ रहता है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, अगर लिखते हैं सदा प्लस एव बराबर में क्या होगा? यहाँ का आ और यहाँ का ए मिलकर के ऐ बनता है तो हो जाएगा स द ऐकार व सदैव। इसी तरह से तथैव, इसी तरह से एकैक,
तथैव भी बनेगा, सदैव भी बनेगा, एकैक भी बनेगा। ओ वाला में महा प्लस औषधि बराबर महौषधि, महा प्लस औषधि बराबर में हो जाएगा महौषधि। तो यह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि सबसे आसान है। अ आ के बाद यदि ए या ऐ रहता है तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ रहता है तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। यह वृद्धि संधि है, यह सबसे आसान है। थोड़ा सा है यन संधि में और अयादि संधि में। तो यन संधि को तो देखे ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ाएं। ठीक ठीक। अयादि संधि में देखिए क्या है। अयादि संधि में है यदि ए ऐ ओ औ के बाद में दूसरा स्वर वर्ण रहता है, दूसरा स्वर वर्ण रहेगा। यह भी ए ऐ ओ औ, यह भी स्वर वर्ण है। इस स्वर वर्ण के बाद यदि दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो ए का हो जाएगा ऐ, ओ और य, ऐ। ऐ का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अब, और औ का हो जाएगा आब। यह कैसे होता है यह देखिए, उदाहरण दे करके समझते हैं। ने प्लस अनम बराबर में क्या होगा, नयनम। कैसे, तो नौ ए कार है, ए कार को अगर हटाएंगे यहाँ से ए स्वर वर्ण अगर हट जाएगा तो बच गया नौ, नौ में भी हलंत, आधा नौ बचेगा यहाँ। अब यह ए कार, यह ए और यह अ, यह जो दोनों है दूसरा स्वर वर्ण है अ, ने ए के बाद में दूसरा स्वर वर्ण अ है तो ए का क्या हो जाना है अय, अ और य, अय, य में भी हलंत। अब आगे है और नौ मो। ऐसा नहीं है कि अपने लोग जैसे अभी वृद्धि संधि में जाना कि ए ऐ के ओ आ के बाद ए या ऐ रहता है तो दोनों मिलकर के ऐ होता है, तो यहाँ दोनों मिलकर के नहीं होता। यहाँ ओ ए के बाद में यदि कोई दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो ए के जगह पर ऐ होगा, बाकी तो अनम बचा हुआ ही है। तो अनम यहाँ पर लिख देंगे अ न म अनम। तो अब क्या हो गया, नौ अ को लिख सकते हैं नौ, य अ को लिख सकते हैं य, नौ म बच गया तो लिख देंगे नौ म, बन गया नयनम। इसी तरह से ऐ वाला जो है तो ऐ का क्या बन जाता है आय। जैसे गई प्लस अक बराबर क्या होगा, ऐ का आय बनना है तो ग में से अगर अकार को हटा लेंगे तो ग हलंत बच गया। इसके बाद अ डिफरेंट स्वर वर्ण है तो इसका ऐ का क्या बनना है आय बनना है, तो लिखेंगे आय। य में भी हलंत, अक है, लिख लेंगे अक, क्या बन गया ग और आप बराबर गा, य अ बराबर य, और यह क है तो क बन गया गायक। इसी प्रकार से ओ वाला है तो भो प्लस अनम बराबर भवनम हो सकता है, और पौ प्लस अकह बराबर पावकह हो सकता है। तो अब अयादि संधि भी हो गई, दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, यह पांचों हो गया। इसमें किसी को किसी भी संधि में कोई प्रॉब्लम
ठीक, गुड। वैसे थोड़ी सी गहराई में जानते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं, और तेजी तेजी में भी अपने लोगों को आगे बढ़ जाना है ग्रामर टॉपिक में, इसलिए कि डायरेक्ट डायरेक्ट अपने लोग देखे कि ग्रामर टॉपिक से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कौन चीज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है? कौन सी संधि में? आयादी संधि में। फिर से आयादी संधि को एक बार दिखा दे रहे हैं कि कहने का मतलब यह है कि ए, ऐ, ओ, औ, यह कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण तो यही न है, चार को, चारे को तो नहीं है, 13 को है। और इसमें से एक एक स्वर वर्ण की बात करेंगे। इस ए स्वर वर्ण के बाद यदि इसके बाद संधि जैसे ही पढ़ते हैं तो प्लस से पहले वर्ण रहेगा और प्लस के बाद वर्ण रहेगा ना, यही दोनों वर्णों की संधि होती है ना। तो प्लस से पहले तो दिख ही रहा है कि ए है, उसके बाद प्लस के बाद यहाँ पर अगर डिफरेंट स्वर वर्ण, मतलब ए के बाद दूसरा कोई स्वर वर्ण अगर रहता है तो ए का अय हो जाता है, अ और य, अय। उसी प्रकार से ऐ के बाद में यदि कोई ऐ प्लस से पहले तो ऐ रहेगा, ऐ का इसका सिंबल ए कार, इसका सिंबल ऐ कार, इसका सिंबल ओ कार, इसका सिंबल औ कार। यह मात्रा में पढ़े थे अपने लोग। यह तो या तो यह ए स्वर वर्ण रहेगा तो इसका सिंबल रहेगा, कहे तो अपने लोग मात्रा में यह पढ़े थे कि अ को छोड़कर यदि और कोई दूसरा स्वर वर्ण किसी भी व्यंजन वर्ण को सहायता करता है तो उसकी मात्रा क्या होती है? दिखता है। और यदि किसी व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं दिखता है और हलंत भी नहीं लगी हुई होती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यंजन वर्ण में अस्वर वर्ण रहता है। तो यहाँ ए स्वर वर्ण जैसे ही उसको सहायता करेगा तो ए कार का सिंबल दिखेगा। प्लस से पहले यह ए कार वाला वर्ण रहेगा, व्यंजन वर्ण ही रहेगा, तो उस पर यह ए कार लगा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब वह ए स्वर वर्ण उसको हेल्प कर रहा है। और ए के बाद में यदि कोई दूसरा स्वर वर्ण ए को छोड़ करके अ रहे या आ रहे, हर्षई रहे, दीर्घई रहे, हर्षऊ रहे, दीर्घऊ रहे, ओ रहे, औ रहे, कोई भी स्वर वर्ण 13 में से ये इस ए को, मतलब सजातीय सेम स्वर वर्ण को छोड़कर डिफरेंट स्वर वर्ण कोई भी अगर रहेगा आगे यहाँ, तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। किसके जगह पर? ए के जगह पर। जैसे अभी उदाहरण में अपने लोगों ने जाना, नयनम में जो जाने उदाहरण में ने प्लस अनम बराबर नयनम, तो उसमें भी तो यही चीज था ना कि ने प्लस अनम। ये अपने से चेंज हो रहा है सर, इसका कलर कहाँ चेंज है? दो कलर कहाँ, एक गो में है। ब्लैक क्यों कर लेते हैं, इसको छोटा करते हैं। ये ठीक है, ब्लैक वाला दिखता होगा बढ़िया। ने प्लस अनम में देखे कि यह नौ ए कार जो है, यह ए कार कहिए या ए कहिए, दोनों बात बराबर है। ए कार को अगर हटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? अगर स्वर वर्ण जैसे यहाँ क ए कार में क हलंत और प्लस ए है ना, अगर ए हटा लेंगे तो क हलंत बचा। उसी प्रकार से नौए कार में से अगर ए हटा लेंगे तो नौ हलंत बचेगा। अब ए के बाद में यहाँ पर अ है, तो ए और अ दोनों अलग अलग स्वर वर्ण है ना। और ए के बाद जो अ है यह डिफरेंट स्वर वर्ण है, अलग स्वर वर्ण, अलग स्वर वर्ण है। तो अब ए का क्या हो जाएगा? सिर्फ ए का बनेगा आय, न कि यह दोनों मिलकर नहीं बनता है, यह ए का सिर्फ अय बनता है। तो ए का जो अय बन गया तो लिख लेंगे अ य अय।
अब बाकी है अनम, तो लिख देंगे अ न म अनम, हो गया नयनम। कैसे? तो नौ हलंत प्लस अ बराबर यह नौ हुआ, उसी प्रकार से य हलंत प्लस अ बराबर य हुआ, नौ म लिखा हुआ है, लिख लेंगे नौ म, हो गया नयनम। अब कोई दिक्कत? ठीक ठीक, तो क्या व्यंजन संधि पढ़े? ठीक, चलिए लिखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, जैसे ही साथ रहेगा, संधि पढ़ रहे हैं प्लस करेंगे, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। भाषा में वैसे लिख सकते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि प्लस से पहले व्यंजन वर्ण ही रहेगा, ना कि स्वर वर्ण रहेगा। और व्यंजन वर्ण की पहचान क्या होगी कि वहां विदाउट स्वर है, उसमें स्वर है नहीं, तो स्वर नहीं रहे तो हलंत लगल रहेगा उस वर्ण में, उस व्यंजन वर्ण में। यदि हलंत नहीं लगा हुआ रहेगा तो अपने लोगों ने जाना कि यदि किसी व्यंजन वर्ण में हलंत नहीं लगा हुआ होता है और मात्रा लगी हुई नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें अस्वर वर्ण रहता है, तो इसीलिए हलंत लगना जरूरी है वहां, तभी समझ पाएंगे कि यह व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा हो गई, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जिस तरह से स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ गुण वृद्धि अनायादि, उस प्रकार से व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है, इसमें रूल है, नियम है। उस नियम, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, ये सब नियम है। ढेर सारा नियम है व्यंजन संधि में। विसर्ग संधि में नियम ही अगर है तो नियम कम न है, ढेर सारा है, तो उतना नियम को अपने लोगों को पढ़ना नहीं है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है उस नियम को पढ़ेंगे, जैसे अभी उदाहरण में बता रहे हैं। सम प्लस गम बराबर में क्या होगा, तो यहाँ सम में अगर हलंत लगाए हैं तभी अपने लोग जान पाए हैं कि यह फुल्ली व्यंजन है, यहाँ स्वर है नहीं। अगर हलंत को हटा दें तो यह म में अस्वर वर्ण हो जाएगा, तो हलंत लगाना जरूरी है। म में यहाँ हलंत लगाना जरूरी है, तब यह समझ पाएंगे कि यह व्यंजन वर्ण है। अब देखिए कि यहाँ दोनों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है वही व्यंजन संधि कहलाती है। यह आगे की रूल में जानेंगे कि यह कैसे हो जाता है। मौ का यहाँ हो जाएगा क्या, अनुस्वार, तो सौ अनुस्वार हो गया, आगे गम है तो यह होगा संगम। अब यह बात अपने लोग को रूल से पता चलेगा कि यह मौ का अनुस्वार कैसे हो गया। इस मौ का अनुस्वार के लिए 3 गो रूल बताएंगे। पहला रूल है, यदि पदांत मौ के बाद, पदांत मौ के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहेगा,
कोई व्यंजन वर्ण रहे तो उस मौ का तो उस मौ का अनुस्वार हो जाता है। जिसे यहां देख रहे हैं, इस पदांत का मतलब क्या हो गया? पद मतलब शब्द। संस्कृत में कोई शब्द नहीं होता, संस्कृत में पद ही होता है, हिंदी में शब्द होता है। पद की परिभाषा होती है संस्कृत में कि जब किसी शब्द या धातु में कोई विभक्ति या वचन या लकार लग जाती है तो उसको पद कहते हैं। लेकिन हिंदी में पद की परिभाषा होती है कि जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाए तब वह शब्द पद कहलाता है। तो हिंदी में शब्द है, लेकिन संस्कृत में शब्द नाम का कोई चीज नहीं है, यहाँ पद है। कहने का मतलब कि वह राम लिखा हुआ है तो राम शब्द है, उसी में अगर प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो रामह लिखना होगा। राम लिखने से काम नहीं चलेगा, संस्कृत में रामह लिखना पड़ेगा, और रामह जो है वह पद कहलाएगा, ना कि शब्द कहलाएगा। तो उसी तरह से पदांत है लिखा हुआ, तो पदांत का मतलब क्या हो गया? पद प्लस अंत बराबर पदांत। पद के अंत में, जैसे यह सम है तो सम एक पद है, और इस पद के अंत में मौ, और उस मौ के बाद में कोई व्यंजन वर्ण रहे, मतलब प्लस, जैसे ही संधि पढ़ रहे हैं तो प्लस से पहले और प्लस के बाद यही दोनों वर्ण की संधि होती है। तो कोई व्यंजन वर्ण अगर रहेगा तो गौ जो है वह कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। तो नॉर्मल इसको क्या कर देंगे? इस मौ का अनुस्वार कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा रूल बता रहे हैं कि मौ का अनुस्वार अब कैसे होता है। बस 2-3 रूल बताएंगे इसमें भी, और 2-3 रूल बताएंगे विसर्ग संधि में भी। इसी के साथ में संधि खत्म ही हो जाएगा। लगभग अपने लोग जितना अपने लोगों को क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए चाहिए उतना हो ही जाएगा। हो गया, ठीक। दूसरा रूल है, यदि पदांत मौ के बाद कोई स्पर्श वर्ण रहे तो उस मौ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब यह समझिए कि यह क्या है, कि यदि पदांत मौ के बाद कोई स्पर्श वर्ण रहेगा तो उस मौ का अनुस्वार हो जाएगा, या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। तो अब आपको वर्ण जब अपने लोग पढ़ रहे थे तो उस समय में अपने लोग इस स्पर्श वर्ण के बारे में जाने थे कि यह स्पर्श वर्ण क्या है। इस स्पर्श वर्ण के बारे में जाने थे। स्पर्श वर्ण है क से लेकर के मौ तक के सभी वर्ण जो है वह स्पर्श वर्ण है, और यह 25 है, 25 यही स्पर्श वर्ण है। अब इसको देखिए कि यह क्या है। जैसे उदाहरण में लिखते हैं, यथा में, यथा मतलब जैसे, गम प्लस गा बराबर। तो पहला यह कहता है कि पदांत मौ
के बाद में कोई स्पर्श वर्ण ग, तो क ख ग, ग है ना स्पर्श वर्ण, क से लेकर के म तक जितना भी वर्ण है वह सारा वर्ण स्पर्श वर्ण है। तो स्पर्श वर्ण अगर रहेगा तो उस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। पहला तो कह रहा है कि अनुस्वार हो जाएगा, तो ग अनुस्वार कर देंगे। अब इस म का अनुस्वार कर देंगे तो ग अनुस्वार हो गया। अब बाद में ग आकार है तो ग आकार लिख दीजिए, गंगा हो गया, एक गंगा, तो ये हुआ। या कहता है क्या कि बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो अपने लोगों ने जाना था कि वर्ण में वर्ग जो है वह 5 है, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यह 5 है। और एक वर्ग में वर्ण है 5। तो अब यह क्या बनेगा इसका, तो ग हो गया। इस म का क्या कहता है, क्या होगा, बाद वाले वर्ण के बाद में जो यह वर्ण है ग, यह जिस वर्ण के वर्ग है, जैसे क वर्ग का क ख ग है ना, तो जिस वर्ग का है तो बाद वाले वर्ग के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण। तो अब यह क जो क वर्ग का ग है, तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, ग। अब यह है ग आकार, तो लिख दीजिए ग आकार, हो गया गंगा। यह लिखने का तरीका है। तो म का अनुस्वार यहाँ भी देखे, कभी कभी यह देखे हैं कि अनुस्वार का कभी म हो जाता है, कभी न हो जाता है। जैसे यहाँ अगर करते हैं चौनुस्वार द न चंदन, हो गया। तो अब यहाँ पर चंदन जो है वह क्या है, आधा न है ना। यह कैसे हुआ, तो यही आधा अनुस्वार का न या म कैसे पढ़ते हैं, तो यह अनुस्वार के बाद जो वर्ण रहता है, जो भी वर्ण है यहाँ, वह जिस वर्ग का है उसका पांचवा वर्ण जो बनेगा वही वह अनुस्वार का वर्ण होगा। जैसे तवर्ग का द है ना, तो थ द ध न है, तो यही अनुस्वार का यहाँ पर क्या बना, न बना। यह गंगा हो गया। या दूसरा अपने लोग कर सकते हैं, मम प्लस गलम बराबर क्या होगा, मंगलम। मंगलम तो पहला रूल क्या यही होगा कि म अनुस्वार हो जाएगा, म अनुस्वार ग ल म मंगलम। और दूसरा रूल जो कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, म के स्थान पर पद के अंत में जो यहाँ पर ग है इस जगह पर, यह ग का वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। तो म के स्थान पर क्या लिखेंगे, म। क वर्ग का यह अंग, आगे है गलम, तो लिख देंगे ग ल म, कलम, तो मंगलम। ये भी मंगलम सही और ये भी मंगलम सही। तो म का अनुस्वार यह इसलिए दिखा रहे हैं कि वह जो गद्यांश सब में रहता है गृहम, रामः गृहम गच्छति, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब गृहम में अपने लोग क्या समझेंगे कि यह म यह अनुस्वार क्या है, तो शायद डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इस अनुस्वार में यहाँ पर म के बाद में ग था, इसीलिए यहाँ यह है गृहम। ओरिजिनल रूप ये है गृहम, राम घर को जाता है, ऐसा है। और कारक में कर्ता का ने चिन्ह और कर्म का वो चिन्ह जो है वह लगभग साइलेंट रहता है। भूतकालिक क्रिया में उसका यूज होता है। जब कारक पढ़ने लगेंगे तब उसके बारे में जानेंगे कि क्या है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक रूल और बताएंगे इस म का अनुस्वार करने के लिए। हो गया, ठीक। एक रूल है कि यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद
क्री धातु से बना कोई शब्द रहे, कोई शब्द या पद रहे तो सम वाला मौका अनुस्वार हो जाता है। तो सम वाला मौका अनुस्वार हो जाता है। अब सम उपसर्ग से तो भली भांति आप परिचित हैं ही। उपसर्ग अपने लोग पहली ही कक्षा में पढ़ लिए थे। तो सम उपसर्ग के बाद जब क्री धातु से बना कोई शब्द रहेगा, तो क्री धातु से बना शब्द यह टेंशन लेने का नहीं है कि यह क्री धातु है क्या। धातु लगभग 2000 से अधिक है संस्कृत में, और संपूर्ण धातु मुझे भी याद नहीं है, काम चलाने के लिए हो जाता है। तो यह क्री धातु से बना शब्द जो भी होगा वह 100% नहीं, 99% लगभग क से शुरू होगा। क्री धातु से जो भी शब्द बना हुआ रहेगा वह 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि 99% वह क्री धातु से बनने वाला शब्द क से ही शुरू होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह लगता नहीं, अपवाद में हो जाता है, दूसरा तीसरा बन जाता है। तो अपवाद को छोड़ के बात करेंगे, लेकिन क्री धातु से जितना भी शब्द बनेगा वह लगभग किससे बनेगा? क से बनेगा। तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी अपने लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो सम प्लस कृत बराबर, यह तो ओरिजिनल यहाँ पर क्री खुद में है ही, यह क्री तो है ही। तो सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से कोई शब्द बना है तो यहाँ तो ऑलरेडी क्री दिखता ही है, तो इस सम वाला मौका अनुस्वार हो जाता है। और एक चीज यहाँ छूट गया, और अनुस्वार के बाद आधा दंत स्व हलंत हो जाता है। तो यहाँ सम वाला मौका अनुस्वार हो जाएगा, स्व अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद आधा दंत स्व होगा, और कृत हो गया है तो लिखा हुआ तो लिख देंगे कृत हो गया संस्कृत। दूसरा उदाहरण, सम प्लस कारह बराबर क्या होगा? तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से क है, तो क्री धातु से बना हुआ है, तो यह मौ का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्व अनुस्वार। अनुस्वार के बाद आधा दंत स्व आएगा, कार लिखा हुआ है तो लिख देंगे कारह, हो गया संस्कारह। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब बस एक रूल और पढ़ लीजिए। व्यंजन संधि में समय भी अपने लोग ढेर सारा लिए हैं, आज व्यंजन संधि को समाप्त करके ही छोड़ दें। एक रूल और बच गया है, बस एक रूल जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लोगों को गद्यांश समझने के लिए, या कभी कभार संधि भी अगर पूछ देता है तो इतना से ही काम चल जाएगा। वैसे टॉपिक बहुत बड़ी सी है संधि, पढ़ते रहें तो 2-3 महीना लग जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अपने लोग बढ़ेंगे। उसके बाद है यदि
किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर वर्ण या अंतःस्थ वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। राइटिंग समझ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम जो लिखते हैं वह ठीक ठीक ठीक। यह है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर वर्ण या अंतःस्थ वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यह देखने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, तो इससे डरना नहीं है, बड़ी आसान सा है। यह कि अपने लोगों ने जाना था कि वर्ण में वर्ग है 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग व पवर्ग। और एक वर्ग में वर्ण भी है कितना? 5। तो यह है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद। अब समझिए कि यह क्या कह रहा है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण जैसे क, कवर्ग का क हो गया, चवर्ग का च हो गया, टवर्ग का ट हो गया, तवर्ग का त हो गया और पवर्ग का प हो गया। यह सभी वर्ग का पहला वर्ण है। इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? क है पहला, ख है दूसरा, ग होगा तीसरा। तो ग तीसरा वर्ण, या नहीं तो घ चौथा वर्ण। चवर्गीय है तो क्या हो जाएगा? चवर्ग का पहला च, दूसरा छ, तीसरा ज और चौथा झ। इसी तरह से सबका तीसरा या नहीं तो चौथा वर्ण रहेगा। तो क्या हो? या कोई स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण तो अपने लोग जान ही रहे हैं कि स्वर वर्ण जो है 11 या 13 है। या अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण किसको कहते हैं? य, र, ल और व को। तब इस वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का
तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे क है तो क के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग। च है तो इसी वर्ण के स्थान पर क्या होगा, ज। इसी तरह से ये सब का भी, जैसे एक उदाहरण अपने लोग देखते हैं, उत प्लस योग बराबर में क्या होगा, उद्योग। कैसे, तवर्ग के बाद किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो यहाँ तो जो है तो के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण तवर्ग का होगा द, और चौथा होगा ध, तो वहां द ध नहीं है, कोई बात नहीं। स्वर वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ में से कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब मिल गया य और लव में से कोई एक वर्ण है अंतःस्थ वर्ण, तो य तो यहाँ है। तो इसी तवर्ग का जो पहला वर्ण है, तो इसी प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण। तो तवर्ग का जो तो प्रथम वर्ण है, तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, तो है, तो का तीसरा वर्ण द, तो में हलंत तो द में भी हलंत। अब य ओकार ग है तो लिख देंगे य ओकार ग, हो गया उद्योग। यही द्वय संयुक्त लिखने का यह तरीका होता है, तो उद्योग लिख दिए, हो गया। इसी तरह से कोनो और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे दिक प्लस अंबर बराबर में क्या हो जाएगा, क है प्रथम वर्ण, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यहाँ किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो यहाँ तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो है वह नहीं है, कोई स्वर वर्ण तो अस्वर वर्ण तो है, तो वो मिल गया। तब यह प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या होगा, इसी वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण। तो यहाँ पर क है तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, क का ग, क में हलंत है तो ग में भी हलंत है। अब इस अ को पकड़ेंगे यहाँ से और इस ग में दे देंगे, इसका हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका हलंत हट जाएगा, और तो आ गया इसमें, बच गया म बर संयुक्त, तो हो गया दिगंबर। इस तरह से यह प्रथम वर्ण के बाद, इस रूल को याद रखिए, और उदाहरण में यदि प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। इसमें यह याद रखेंगे कि प्रथम वर्ण के बाद बाद जैसे ही रहेगा तो प्लस आएगा यहाँ इसमें, और इस प्लस के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या स्वर वर्ण या अंतःस्थ वर्ण अर्थात य र ल व रहे, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण। क्लियर, इतना पर ही आज अपने लोग रहिए, और इतनी ही बात को, मतलब आज अपने लोगों का स्वर संधि और व्यंजन संधि पूर्ण रूप में खत्म। अब इस इतना पर ही अपने लोग आगे गद्यांश में इसी संधि के बल पर शब्द सबको तोड़ेंगे और अर्थ समझेंगे। क्या है वह, CDS क्या है, ठीक ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। बाकी आप लोगों में से भी कोई पर्व करते होंगे या नहीं, तो मम्मी तो करती ही होगी, वैसे भी अपने लोग नारी का स्थान देते हैं बहुत। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो माँ की सेवा में लग जाइए शाम 5 बजे तक। और बाकी सर अगर क्लास लेंगे तो सर का भी क्लास ले लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।